प्रोग्राम बदले मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत जमात इस्लामी मुज़ाकरात नाकाम, तहरीक जोर पकड़ गई, महंगाई बिजली बिलों के खिलाफ 3 रोज से धरना जारी, पीटीआई ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। क्या IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी हो सकती है? आम आदमी महंगाई से जान कैसे छुड़ा सकता है? इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में 10 दिन के रिमांड में तोसी। बानी पीटीआई नैब हुकाम जज के सामने लड़ पड़े। नैब को जमीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी सीख पा। बानी पीटीआई और नैब प्रोसिक्यूटर में दौरान समात किस बात पर तल्खी हुई, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेटर हामिद खान ने फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत और शेख रशीद पर प्लांटेड होने का इल्जाम लगा दिया। फवाद चौधरी और शेख रशीद ने इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने पर मजबूर किया। शेर अफजल मरवत किसी और मकसद के लिए जमात में आया था। हामिद खान के संगीन इल्जामात। और इसके अलावा बात करेंगे भारत में 58 पाकिस्तानियों को सजाएं सुनाए जाने का बड़ा इंकशाफ। 214 का भारतीय अदालतों में ट्रायल जारी। बैरून मुमालिक कैद पाकिस्तानियों की तादाद 29,000 से बढ़ गई। मुख्तलिफ मुमालिक में 22,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को सजाएं सुना दी गई। 6,500 से ज्यादा का ट्रायल जारी। सऊदी अरब में 8,734, दुबई में 3,300, अबू धाबी में 5,292, बरतानिया में 330, अमेरिका में 44, जर्मनी में 78 पाकिस्तानियों को सजा। किस मुल्क में कितने पाकिस्तानी किस जुर्म में कैद हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा न्याजी साहब, मेरे ख्याल से आपने म्यूट किया हुआ है माइक। अच्छा हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके थे क्लास साहब, लेकिन मेरे ख्याल से वो कुछ टेक्निकल जो भी मेरे ख्याल से म्यूट किया हुआ है उन्होंने। सो हम जाहिर है उनसे जो बात करेंगे तो हम पहले तो बात करेंगे ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। खास तौर पे वीकेंड आ गया था, लेकिन ये डिस्कशन हमारी रह गई थी कि कुछ मैसेजिंग हो रही है बड़ी इंपॉर्टेंट। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी। अब ये मैसेजिंग हो रही है बानी पीटीआई की तरफ से, हो रही है बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को। इस कम्युनिकेशन से हो क्या रहा है? कोई आइस ब्रेक हो रहा है? कभी उमर अयूब आके बयान देते हैं, कभी अलीमा खान बयान देती है। न्यूट्रल की डेफिनेशन कभी बानी पीटीआई जो है वो बताते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है। सो क्या होगा, कोई आइस ब्रेक होती नजर आ रही है? लास्ट वीक में ये वीकेंड में प्रोग्राम नहीं था तो मैंने अपना एक वीलॉग किया, तो मैंने उसमें इमरान खान साहब के बारे में एक अपनी रीडिंग दी। थैंक यू वेरी मच कि खान साहब ने मुझे झूठा नहीं होने दिया। मेरी रीडिंग ये थी कि जब उन्होंने उमर अयूब खान साहब के ज़रिए उन्होंने मैसेजिंग की, उन्होंने सिपह सलार कहा और उन्होंने जी कहा जी मैसेज है उनके लिए गैर सियासी हो जाएं, फलान हो जाएं। फिर उसके बाद अलीमा खान साहब आई, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, दरख्वास्त है। उसमें मेरी रीडिंग ये थी, मैं कि खान साहब का ये खामोश रहने का ना, किसी को जब वो ऑफ़र करते हैं ना इस तरह की, तो उनका उसके बाद मतलब इंतज़ार करना या चुप रहने का जो उनका मिनिमम उनका वेट टाइम है वो मैंने कहा 24 घंटे है, मैक्सिमम उनका 48 घंटे। इससे ज़्यादा अगर मैं इस दफ़ा अगर खान साहब थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और थोड़ा सा स्टेमिना इंक्रीज़ करें, तो अगर 72 घंटे तक वो खामोश रहे और उन्होंने कोई इसका रिएक्शन ना दिया, इंतज़ार किया कि जनाब कि मैंने अलीमा खान साहबा के ज़रिए, उमर अयूब के ज़रिए मैंने पैगाम भिजवाया है, ओपनली पूरी दुनिया ने सुना है, मुल्क ने, तो अब वहाँ से GHQ से या मतलब उस एस्टेब्लिशमेंट इसका क्या रिस्पांस देती है, क्या रिएक्शन आती है। तो मेरा ये था कि खान साहब को वेट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा अगले भी देख रहे होते हैं कि खान साहब नहीं किया, मतलब तो भी लग रहा है पेशेंस ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा यही था, मैंने कहा जी वो ज़्यादा से अगर मिनिमम उनका 24 घंटे का स्टैमिना चुप रहने का, ज़्यादा से ज़्यादा 48 है। 48 के बाद वो मैं 49 आवर नहीं होने देंगे, उससे पहले कोई ना कोई बात कर देंगे एंड दे विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, क्या सब हमें न्याजी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब। वालेकुम सलाम जी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सो हम बात कर रहे थे बेसिकली, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था मैंने क्लास साहब से कर लिया क्योंकि उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है इसके ऊपर। ये बताएं, ये जो मैसेजिंग हो रही है डयाला जेल से बानी पीटीआई की जानिब से और कहा जा रहा है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को दरख्वास्त करता हूँ, कभी उमर अयूब के थ्रू कभी अलीमा खान के थ्रू, कि गैर सियासी हो जाए एस्टैब्लिशमेंट और हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है और न्यूट्रल हो जाएं, तो इस मैसेजिंग को किस तरह से ले रहे हैं आप? और इस मैसेजिंग से कोई आइस मेल्ट होती भी नजर आ रही है? मेरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा तो ख्याल है कि उसमें से खासी हद तक हवा निकल चुकी है
कि खान साहब का जो आज का बयान है, तो वो फिर उसी जगह पोजीशन पे आस्ता जा रहे हैं। उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दी है, तो वो लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको पिछले 1-2 दिन पहले जवाब भिजवाया है, वो इंतहाई मायूस कुन था। मेरे तो जो इतलात हैं जाती, उसके मुताबिक तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप हमारे तरफ कोई पैगाम भिजवाने से पहले कौम के सामने अपनी गलती तस्लीम करें और फिर पूरी कौम से उसकी माफी मांगे। यानी कि ये नहीं कहा कि जो उसके बाद हम आपसे को मामला करेंगे, बल्कि उसके बाद फिर आपसे कोई बात हो सकती है, या फिर आगे मामले के उस माफी के बाद आया कोई आगे कैसे चलेंगे। तो ये तो एक बड़ा एक डिस्करेजिंग चीज है, जिसमें आप पहले से कंडीशन लगा दी। उन्होंने बड़े सख्त जवाब दिया ने खान साहब को पहुंच दिया। तो इसलिए आज वो कह रहे थे जी कि मैं तो क्या करता, उन्होंने खुद ही ये सारा काम किया है, हमने तो उसे पुरअमन एहतजाज किया था, और ये एस्टेब्लिशमेंट है कि जिसने पुरअमन एहतजाज को जो है वो एक इन सो मेनी कोर्ट जो है मलफूफ अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट ने उसको जो है वो वायलेंट कर दिया या उस पर वायलेंस आ किया। सो फिजर साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो जो क्लास साहब भी ये बात कर रहे थे कि वो इस तरह की कोई भी एफर्ट करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कोई ऐसा बयान जल्दी से दे देते हैं जिसकी वजह से वो वाकई वापस उसी सिचुएशन में आके फंस जाते हैं। सो अगर हम अलीमा खान के बयान की बात करें, जो उन्होंने आज बात की, उन्होंने भी यही कहा कि, और अगेन ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो जो सॉफ्ट मैसेजिंग हो रही थी वो नहीं हो रही एनीमोर। उन्होंने कहा कि ये तो बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे बानी पीटीआई, और उनको डील ऑफर की जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं डील नहीं करूंगा, वो किसी और डील करने वाले नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आपसे बात ही नहीं हो सकती, वो कह रही है कि उनको डील की ऑफर। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि कौन किसको डील ऑफर कर रहा है और कौन बात नहीं कर रहा है। मैंने तो बिल्कुल जो जिसको कह रहे हैं कल के प्रोग्राम में एग्जैक्टली कोट एंड कोट जो एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा था, वो एक 2 टीवी प्रोग्राम में मैं आया हूँ, उन्होंने बता दिए, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके अंदर जो डील वाली बात हो। एस्टेब्लिशमेंट ने तो टोक बात की है कि आप एक इंतशारी टोल हो, आपने रियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, रियासत के खिलाफ आप लोगों ने जो कुछ किया है और जिस तरीके से आपने प्रोपेगेंडा किया है, और ये पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनसे भी आप उससे भी कहीं ज्यादा आपने आगे निकल गए हो। और फिर आखिर में उन्होंने 2 लफ्ज कहे हैं कि या आप अपने पहले जो कुछ किया है उसको खुलेआम कौम के सामने तस्लीम करें, और उसके बाद जो है कौम से माफी मांगे, फिर हमारे पास आए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब शायद उससे मायूस हुए हैं। अब वो जाहिर है उससे वो भी आज पूरी तरह से निकल नहीं पाए, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि ठीक है कि जी ये हमने तो पुरअमन एहतजाज किया था, फिर उसी जगह पे आ गए हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको वायलेंस जो एक पुरतशद्दुद बना दिया है। अब मैं ये हमेशा एक बात कहता हूँ कि 13 मई को खान साहब जो है इस बयान के साथ कैसे अपनी उससे बरात लेंगे, अपनी जान छुड़ाएंगे, जिसमें कहा था कि मुझे फिर गिरफ्तार करोगे, आपके साथ फिर यही होगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद कंफ्यूज हैं, उनके पास चूंकि इतनी वो जो हिकमत अमली है वो उसकी कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, एक जामी हिकमत अमली नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं ना कि ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट, तो वो फौरी रिजल्ट आते हैं, नहीं मिलता, मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई लंबे जो एक होता है कि स्पैन के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई फिक्सेस चाहते हैं वो। जी बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, आपने ज्वाइन किया। मेरी भी ये रीडिंग थी, मैंने भी लास्ट वीकेंड कहा था, जब पहले तो उमर अयूब साहब के ज़रिए उनका पैगाम आया, उन्होंने सिपह सलार भी किया, तो मैंने ये कहा था मैं कि 24 घंटे है खान साहब का, मैं कि मिनिमम खामोश रहने का उनका स्टेमिना, अगर वो किसी को इस तरह की मैसेजिंग करें, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 48 घंटे तक वेट कर सकते हैं। 48 के बाद अगला घंटा वो इंतज़ार नहीं करते और दोबारा उसी तरह का मतलब सख्त बयान दे देते हैं। सो मेरी रीडिंग भी यही थी कि दोबारा वो सख्त बयान दे देंगे, वेट किए बगैर के कोई 3-4 दिन हफ्ता है कि उनको इंतज़ार करना चाहिए। जनरल अगेन उनका आसिम मुनीर साहब के जवाब का अगर आपने पैगाम भिजवाया भी है, अभी आप कह रहे हैं कि सर के, और आज खान साहब ने फिर जैसे आप भी कह रहे हैं कि दोबारा वो पैगाम आ गया है कि वो बैक टू स्क्वायर वन। अभी आप कह रहे हैं कि खान साहब को कहा गया है कि माफ़ी मांगे पूरी कौम से। आप जानते हैं उनके कज़न हैं, उनके बहनोई हैं, आप मतलब ऑलमोस्ट आप एज फेलो भी हैं, इतना सा इकट्ठे रहें। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे एक कौम से या GHQ से, या
हमारी इस्टेब्लिशमेंट से? मेरा ख्याल मतलब मुझे एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि इमरान खान साहब के जो जनरली जो उनका लाइफ स्टाइल था, जो उनका एक अपने आप का जो कंडक्ट था, उनका ये पर्सनैलिटी का, वो बड़ा था कि उन्होंने अपनी टर्म्स पे सारी जिंदगी गुजारी है। लेकिन जब सियासत में आए तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम मुशर्रफ, उससे पहले भी जब उनके थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट होंगे जन हमीदपुर के साथ, और फिर वो खुद उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से पार्टी बना ली उनसे अलहदा होके, और कुछ जो वर्किंग थी उनके साथ मिलकर हुई थी। तो एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है, एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो इस तरीके से ले जाके मिलते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ले जाते, अपनी बातें भी करते हैं। मतलब आप इसकी मिसाल दे दें कि जनरल बाजवा साहब के साथ इतनी लड़ाई के बावजूद और उनको गोलियां भी लग चुकी थी, और फिर गोलियों के बाद मेरा ख्याल है पति मुलाकात ये नहीं कहती, लेकिन उन्हीं दिनों में सितंबर अक्टूबर में अलवी साहब के साथ 2 मुलाकातें की। बाद लोग क्लेम करते हैं कि 3 मुलाकातें थी, एक सेफ हाउस में हुई थी। लेकिन अलवी साहब के साथ जो मुलाकातें हुई, मैं तो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ सुन चुका हूँ कि खान साहब एक जिसको कहना चाहिए कि अलवी साहब के सर पे सवार थे कि मेरी मुलाकात कराओ। और बाजा साहब बड़े जो कभी भी इमरान खान साहब के साथ इंसल्टिंग नहीं थे या उनको एक तौहीन आमेज तरीके से नहीं हैंडल किया, उन मुलाकातों में किया। और पहले ही उन्हें कहा आपको क्यों क्या दिलचस्पी मेरे से मिलने की, आप तो मुझे भी जाफर भी सादिक कहते रहे हो। तो खान साहब ने वहां अपोलोजाइज किया। मैंने कहा मेरा कहते हैं वो मेरा बिल्कुल मतलब और था, मैं तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कहता था, मतलब खान साहब ये समझते हैं कि जो मैं कहता हूँ अगला बंदा मैं मान ले, जो कि लोग नहीं मानते, और यही पर खराबी होती है। फिर उसके बाद जरा आसिम मुनीर के बारे में अलवी साहब के साथ स्ट्रेटेजी यही की थी, जो उन्होंने तो कहा था मैं और अलवी खेलेंगे। उसके 2 ऐसे थे, पहले से तो ये है कि अलवी साहब जो है नोटिफिकेशन नहीं करेंगे और एक कैओस क्रिएट करेंगे, और दूसरे से ये था कि अलवी साहब नोटिफिकेशन जो है वो इमरान खान उसको अनाउंस करेंगे। तो आज अलवी साहब लाहौर है, फिर आपको पता है कि अनाउंस अलवी साहब ने किया, और फिर इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस से हालांकि खुद लाहौर बैठे थे, वहां से अनाउंस हो गया। तो उसकी कहानी भी यही है कि इमरान खान साहब बस बार बार कहते थे कि आसिम मुनीर साहब से मेरी बातें कराएं, मैं उनको ये मुबारकबाद दूं। आसिम मुनीर साहब ने जो है इससे इनकार कर दिया। मुझे तो नहीं पता, ये आसिम मुनीर साहब जानते, इमरान खान साहब जानते जो है मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी नफी आ जाएगी। कह देंगे कि आसिम मुनीर साहब को अलवी साहब ने नहीं कहा जी, खान साहब चाहते हैं कि वो खुद अनाउंस करे और खुद आपको मुबारकबाद दें। फिर फरवरी मार्च 2023 के अंदर इसी तरह खान साहब ने बड़ी तकदो के साथ अलवी साहब के को फिर लाहौर बुलाया, फिर कहा मेरी बात करो, और अगले दिन फिर बयान दे दिया कि मैं जब फोन करता हूँ मुझे मेरे तो फोन नहीं सुनते, फोन से मेरे से बात नहीं करना चाहते। आपने भी की नजर से भी वो बयान गुजरा होगा जो मार्च में उन्होंने 2023 के अंदर दिया था। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि बस किस्मत की देवी जो है खान साहब से किसी कई और लिहाजों से बड़ी जो थी वो मेहरबान थी, और उसमें यह था कि जनरल बाजवा साहब उसने बहुत ही एक गलीज गेम खेली, और उन्होंने खान साहब को एक स्पेस दी, जिंदा रखा, और शहबाज शरीफ साहब की और ये पीडीएम की हुकूमत पे ऐसा या तंग रखा ताकि वो रिजाइन करें, घर जाए, निगरान बनाए, और मैं अपनी मर्जी से अपनी एक्सटेंशन खुद लूं, और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस भी अपनी मर्जी के लगवाऊं। वो तो अल्लाह की अपनी स्कीम था आगे। लेकिन ये बाजवा साहब अगर वो 5 महीने 10 अप्रैल से 29 नवंबर तक खान साहब की हिफाजत ना करते, या माशरा लगाने के लिए वैसे शरीफ बेचारा शहीद हुआ, इमरान खान साहब बेचारों पे जो है एक कातलाना हमला हुआ, ऐसा तैसा, अब वो सारी वजह ये थी कि माशरा लगाना चाहते। तो ये बड़ी चेकर्ड सारी स्टोरी है। थोड़े अरसे के अंदर मेरा ख्याल है कि कई प्रोग्राम भी मुकम्मल नहीं हो सकते, बार बार इन बातों को आपने बड़ा तफसील से सारा बैकग्राउंड है। जस्ट वन करेक्शन सर, आपने कहा ना कि जब इमरान खान साहब की जनरल बाजवा साहब से मुलाकातें अमान सदर में हुई थी तो उस वक्त तक शायद उन पे हमला हो चुका था। खान साहब पे ये हमला जो है 3 नवंबर 2022 को हुआ था, और मुलाकातें उससे पहले हुई थी और ये सितंबर में मुलाकात जी ये पहले मुलाकातें हो चुकी थी। खान साहब उस वक्त उन पे कोई अटैक नहीं हुआ था, उस वक्त
जो मुलाकातें में थी। अच्छा सर, ये जवान में बुढ़े में यही फर्क है। नहीं सर, वो अंडरस्टैंडेबल था कि खान साहब जरा गोलियां लगी हुई होती, वो उसके बाद तो खान साहब जो हैं वो प्लास्टर के साथ वो तो चल नहीं सकते थे सर। पता चलता कि जी जाना पड़ा। नहीं सर, बहरहाल ये तो अपनी जगह पे सर। अच्छा चले, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। आज हामिद खान साहब ने दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया, फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब को, कि उन्होंने खान साहब से गलत फैसले करवाए और सब कुछ उन्होंने गलत कराया। तो खान साहब जो हैं मतलब इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, इतना बड़ा उनका दुनिया भर का एक्सपोजर है, इतनी बड़ी पार्टी चलाई दुनिया, मतलब 4-5 DGISI से उन्होंने डील किया, 2-4 ये मिलिट्री जनरल थे, जनरल ज़िया हूँ, जनरल मुशर्रफ हूँ, और बहुत सारे आने वाले जर्नलों से उनका मतलब लेन देन रहा। इतने भोले थे कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद ने उनको भोला बना दिया और खान साहब को पता ही नहीं चला, और वो यूज़ हो गए, इस्तेमाल हो गया है। और आज हामिद खान साहब ने सारा बर्डन जो है उन्होंने फवाद चौधरी साहब और शेख साहब के कंधों पे डाल दिया, खान साहब को क्लीन चिट दी थी। आप एग्री करते हैं इस बात से कि जनाब सारा कसूर फवाद चौधरी साहब का और ये उनके शेख रशीद का है? सर खान साहब का कोई कसूर नहीं है? मैं इस मामले में तो मैं जो मेरी शिकायत है उसमें तो मैं किसी लीडर को ये वादा नहीं देता हूँ सर। फला कोई बेनजीर को सरदारी खराब कर गया जी, नवाज शरीफ साहब को जी फलां कर गया जी, फलां जो जिसने जुराइम है जी। खान साहब के यहाँ घर के लोग ठीक नहीं थे, मैं खान साहब ने कभी जिंदगी में नहीं किया, मैं सारा यही कहता हूँ। अब आपके तरीके वारदात की रॉबिन हुड की तरह हो या किसी ऐसी की तरह कि आपकी आउटसोर्सिंग हुई हो चीजों की, देखिए अगर आप मुझे कोई फैसिलिटी देते हैं और क्विड प्रो को है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तो एक जगह मुझे अब स्पेस मिले तो मुझे उसी का मुआवजा मिल रहा है ना, जो जिसमें मैं डाके डाल रहा हूँ और आप जो है फिर मुझसे फीस हो रहे हैं, मेरे घर दावतोड़ आ रहे हैं, तो वही तो पैसा मैं आप पे खर्च कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक और चीज तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि खान साहब जो है ना, ये शेख रशीद या फवाद चौधरी वगैरह, ये बिल्कुल मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ। बाकी हर एक एंगलों से एक मैं आपको बता देता हूँ सर, कि हामिद खान साहब तो खैर मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो बहुत बड़े आदमी है, उनके पॉलिटिकल थॉट्स या उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इतना सियासी नहीं है, लेकिन अदरवाइज वो बड़े ब्रिलियंट है, बहुत बड़े दानशवर भी है। लेकिन एक मैं बता दूं कि पाकिस्तान की जितनी सियासी पार्टी हैं, जुल्फिकार भुट्टो साहब की बड़ी जो एक इनकलाबी पार्टी थी, तो उस लीडर के नीचे 20 बंदे हैं ना, तो मैंने एक थंब रूल बनाए हुए है, उनमें 16 जो एस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड होते हैं। क्योंकि अगर ये मैं 70s में भुट्टो साहब बेचारों के साथ जतोई को, सादिक कुरैशी को, रिसानी, पीरजादा, कौसर न्याजी को ना देखता ना, तो मैं फिर ये बात इतनी जो है इत्तेमाद से ना करता। लास्ट फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी में देखें कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को जो है वहाँ पे स्पेस मिलती रही है, मिली हुई है, मिलती रहेगी। आखिरी सवाल सर, खान साहब की पार्टी का हम देख रहे हैं सर कि इस वक्त PTI जो है वो हाफिज नईम रहमान साहब जो हैं वो लेकर आए जमात इस्लामी का एक IPPs के इश्यूज़ पे, जिस तरह लोगों को लूटा जा रहा है, और इसमें हुक्मरान पार्टी के बहुत सारे अपने इनके IPPs हैं, इनके फ्रंट मैन हैं, आगे से लोग रखे हुए हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं, या 2-4 ममालिक के लोगों को आगे किया हुआ है। जनाब ये देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, यहाँ के बहुत सारे अपनी हमारी रूलिंग लीड है जिनके अपने ही IPPs हैं, लोग इस वक्त बेचारे मरने पे आए हुए हैं, जिस तरह बिल्स आ रहे हैं। हाफिज नईम साहब ने जितना सक्सेसफुली धरना दिया, लोग उनको अक्रॉस द बोर्ड उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने नोट किया कि PTI के अंदर एक थोड़ा सा अनरेस्ट आया है, वो इसमें दे आर स्मेलिंग समथिंग फाउल, कि जी पता नहीं इनको अचानक ये कहाँ से आ गए हैं, ये क्यों धरने दे रहे हैं, ये क्यों सामने आ रहे हैं। तो PTI के बड़े बड़े अकाउंट होल्डर जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे कि PTI इनसिक्योर क्यों फील कर रही है हाफिज नईम रहमान साहब के इस धरने से, या इस जो स्टैंड वो लेकर आगे चले हैं। तरीका तो समझते हैं ना। अच्छा, तो शरीका भी तो कोई चीज होती है कि क्राइसिस ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हर एक के डूज एंड डोंट्स हैं जी, और अफसर के अपने डूज एंड डोंट्स हैं, इमरान खान के अपने डूज एंड डोंट्स हैं, और जो गवर्नमेंट है या जो दूसरी पार्टीज है उनके अपने डूज एंड डोंट्स हैं, उनके अंदर भी सबके हैं। अब एक अजीब और गरीब आप सूरत हाल देखेंगे कि एक चीज जो है जो जैसे घर में होती है कि मुझे अपने बच्चों के अंदर कोई बुरी जो आदत है वो नहीं खिलती, लेकिन पड़ोसी का बच्चा अगर वही करता है ना काम, तो मेरे दिमाग जो हिल जाता है, मैं उसको नहीं करने देता हूँ। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के डूज एंड डोंट्स है ना, तो जमात इस्लामी का धंधा जो है वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि रोलिंग स्टोन इन द किडनी इज बैड
and Rolling Stone in the concert is good. तो जी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं सर? मैंने कहा रोलिंग स्टोन इन द कॉन्सर्ट इज गुड एंड रोलिंग स्टोन इन द किडनी इज बैड। जी सर। तो ये जो रोलिंग स्टोन है ना, ये अगर आपकी किडनी में तो बुरा है, लेकिन आप गाना गा रहे हैं रोलिंग स्टोन का ग्रुप तो बहुत अच्छा है। तो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ रोलिंग स्टोन अच्छे लगते हैं, कुछ रोलिंग स्टोन बुरे लगते हैं। बड़ी गहरी बात और मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि जब आसामी का बड़ा अच्छा कदम है तो बड़ा टीचर करो और बड़े धार्मिक लीडर मिले, लेकिन उसका एक फायदा तो हुआ है ना कि 3-4 दिन कम अज कम इमरान की खबरों से तो एस्टेब्लिशमेंट को निजात मिल गया ना। नहीं, मतलब वो कहते हैं कि एक मसला पैदा हो गया, अगर मिकावली के हवाले से कोट किया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसने अपने प्रिंस को मशवरा दिया था कि एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, तो उससे बड़ा मसला पैदा कर दो, आवाम उसके पीछे लग जाएगी। सर, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। चले सर जी। जी सर। गोर इजाज साहब ने इतना बड़ा लेक्चर दिया है, तो क्या उन्हें आप क्या मुझे पूछे दिए, जैसे पूछे ना पूछे दे दिए। चलो खैर, उनका वो क्या कहते हैं, गोल तो मतलब पॉजिटिव है, लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जनाब IPPs अगर इतने बड़े डाके मार रहे थे, पैसा बना रहे हैं और ज्यादा रूलिंग एलीट है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ये एक देखो इश्यू तो बहुत पॉपुलर इशू है सर। गोरे कैबिनेट ऐसा ना होते ना 6 महीने और IPP पे एकदम ही उनकी जुबान नहीं खुली, तो मैं क्या मान लूँ। चलो इस पे आपसे बहस हम करते रहेंगे सर, किसी तफसील से इस पे गप मारेंगे सर IPP। थैंक यू ब्रदर। फीजुल अनैस साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्लास साहब से उनके व्यूज जानेंगे रिगार्डिंग ये जो हामिद खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है और सारा का सारा इल्जाम उन्होंने डाला है फवाद चौधरी पे, शेख रशीद पे, शेर अफजल मरवत पे कि ये प्लांटेड लोग हैं और यही गलत मशवरे देते रहे माजी में। इसका बैकग्राउंड क्या है और ये बात इतनी ही सिंपल है या ओवर सिंप्लीफाइड लग रही है? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, हमारे पास एक्सक्लूसिव एक स्टोरी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक कमेंट। ये जो सेनेटर हामिद खान साहब है, इन्होंने जो ये शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी, शेख रशीद के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाला है, क्या व्हाट इज द बैकग्राउंड? एक तो हामिद खान साहब खुद जो है, आपको पता है इमरान खान साहब के दौर में साइड लाइन पे थे। खान साहब ने उनको दूर रखा हुआ, तो बिल्कुल कहीं नज़र ही नहीं आते थे। वो इस बात पर हल्ट भी थे कि जनाब कि जो बुरे दिन थे तो मैं साथ था, जब आप हुकूमत में आए हैं तो ना मैं वज़ीर न कानून हूँ, तो ना मैं अटारनी जनरल हूँ, ना मशवरे में हूँ, ना मैं कहीं पर। और जब खान साहब पे बुरे हालात आए, जब ये वज़ीर आज़म से हटे, असम्बलियाँ वगैरह तोड़ के, तो जब केसेस हुए तो उन्होंने हामिद खान साहब को बुला लिया वहाँ पे ज़मान पार्क में। और आपको याद होगा एक दफ़ा हमने लिया भी था इनको हामिद खान साहब के शो में, तो उन्होंने कहा था, खान साहब ने मुझे कहा है जी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, कुछ लोगों ने मुझे गलत मशवरे दिए। ये उस वक्त भी कहा था उन्होंने, अगर आपको याद हुआ, हम GTV पे थे, उस शो में था। अब ये फवाद चौधरी साहब और हामिद खान साहब को तो पुराना चल रहा है, पुरानी इनकी आपस में भेड़ चाल, क्या कहना चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, डांग सोटा। चौधरी साहब भी उन पर खासा सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो भी अपनी किताब में कोई चौधरी साहब पे कोई इल्ज़ामात वगैरह जो हैं उन्होंने भी लगे हैं। सो उनका इशू जो है वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि इट्स ए पर्सनल, इट्स नॉट ए बिजनेस एनी मोर। अब बात बड़ी उसमें आसान सी है, क्या खान साहब इतने भोले हैं कि शेख रशीद और फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको मशवरे दे रहे थे और खान साहब उनकी मानी जा रहे थे? अच्छा, ये बात समझ में भी आती है, एक लम्हे के लिए दोनों साइड देख लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब को यकदम चेंज करके 2-3 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ने और ये तहरीक अदम एतमाद से पहले उन्हें लॉ मिनिस्टर बना दिया गया था। और शेख रशीद ये थे इंटीरियर मिनिस्टर साहब थे, और जो करारदाद पेश की थी उन्होंने की थी कि इसको डिसमिस करें। कासिम सूरी साहब को कहा था कि आपने वोटिंग नहीं करानी, और सारा जितना ऐवान बैठा है सारे के सारे ये गैर मुल्की उन पर इशारों पर कर रहे हैं, तो वो फवाद चौधरी साहब ने की थी हाउस में, मुझे आज तक याद है। सो ये खान साहब के वो करीब थे, इसमें कोई शक नहीं। फवाद चौधरी साहब भी थे, वो ज़्यादा उनकी बात सुन भी रहे थे, मान भी रहे थे, फेयर इनफ। बल्कि आपको याद होगा चौधरी परवेज़ अली साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो फवाद चौधरी साहब के बारे में कह रहे थे कि इन्हों फाड़ लेंदे तो फिर असम्बली में नहीं थी, इस पर नहीं टूटनी थी। वही बार बार कह रहे थे असम्बलियाँ तोड़ें, असम्बलियाँ तोड़ें, असम्बलियाँ तोड़ें। अच्छा, चौधरी साहब ये कहते हैं, जब भी आते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि भाई साहब आप पे इल्ज़ाम लगता है आपने असम्बलियाँ तोड़वाई, तो कहते हैं इससे फ़ायदा हुआ ना PTI को, देखें कितनी पॉपुलर जमात हो गई है, वोट बैंक है। ये तो मतलब नीचे पड़े हुए थे, मेरे इस अगर मशवरा मेरा ही था, उसको डिनाई नहीं करते वैसे वो, अगर मेरा मशवरा था तो ठीक है, तो पार्टी को फ़ायदा हुआ है कि पार्टी आज बाजू आसमान पे पहुंची हुई है। और बात उनकी ठीक भी है, नहीं तो पार्टी अगर पूरे अपने 5 साल करते ये तो इनको 10 सीटें किसी ने नहीं देनी थी जिस तरह की गवर्नेंस हो रही थी। सो वो अलग सीट है। लास्टली जो खान साहब को वही मशवरे लोग देते हैं। अब उनकी पार्टी में मेरी 20 लोगों से बात हुई, सबकी बात हुई है, सारे कहते हैं हम खान साहब को मना कर रहे थे कि मत असम्बलियाँ तोड़ें, मत यहाँ पे आप ये पंजाब असम्बली तोड़ें या KPK तोड़ें या यहाँ से इस्तीफे मत दें। तो खान साहब ने उन 40 लोगों को क्यों नहीं सुनी? उन्होंने फवाद चौधरी शेख रशीद की क्यों सुनी?
वे 40 लोग उनकी अपनी पार्टी के भी थे। ये दोनों अगर देखा जाए ओरिजिनली तो इनकी पार्टी के नहीं थे। शेख साहब की अपनी पार्टी है, चौधरी साहब जो हैं वो उससे पीपल्स पार्टी से आए हुए थे, ओरिजिनल तो नहीं थे ना इनके साथ, 2-4 साल 5 साल से थे। अपनी पार्टी के लोगों के खान साहब क्यों नहीं सुन रहे थे? इनकी सुन रहे थे। लास्टली अपनी वॉइस के साथ रेजोनेट कर रहा होता है वो। खान साहब का बड़ा एक ही फार्मूला है, ये फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब खान साहब को वही मशवरा दे रहे थे जो खान साहब सुनना चाहते थे। उन्होंने उनका माइंड रीड करके खान साहब को वही कहा। उन्होंने हम क्यों बुरे बने? अगर खान साहब हमारी बात सुनना चाहते, हम वही मशवरा देंगे जो खान साहब सुनना चाहते हैं। लिहाजा आज ये कहना खान साहब बोले थे, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब ने एग्जैक्ट वही मशवरा दिया है जो खान साहब सुनना चाहते थे। अदरवाइज अपनी पार्टी के 40 लोग जो थे जो मना कर रहे थे, परवेज लाई मना कर रहे थे और शाहमद कुरैशी सारे कह रहे थे, तो फिर सुन लेते उनकी नहीं सुनी उन्होंने। पूछेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब से क्या मसला है हमको, हाँ, लेकिन बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है सेनेट खारजा कमेटी के हवाले से। ये जो इंकशाफ हुआ है कि बैरून ममालिक पाकिस्तानी कैदी जो हैं वो कितने हैं और इनकी तादाद 29,000 से तजावुज कर गई है, ये एक बड़ा इंकशाफ है वजारत खारजा की जानिब से। और क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से, किन मुल्कों में हैं, इनको सजाएं हो गई हैं? ये वो इश्यूज हैं जिन पे कोई बात नहीं होती इस मुल्क में, इनको हम नॉन इश्यूज समझते हैं। बाकी हर वक्त डांग सोटा, सियासतदान, सियासी मार कुटाया, फड्डेबाजी, उनसे जान छोटे थे इन लोगों की बात करें। 29,000 इज ए ह्यूज नंबर। दुनिया के 93 ममालिक में हमारे कैदी इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, 200 में से तकरीबन 93 जो है ना, हर मुल्क में आप कह सकते हैं हमारे कुछ ज़्यादा कम कैदी मौजूद। और ऐसे ऐसे ममालिक में भी पहुँचे हुए हैं हम जहाँ पे मैंने तो नाम ही बहुत सारों के पहली दफ़ा पढ़े हैं कि जनाब वहाँ भी उसे मौजूद हैं। मेन जो चीज़ है इसमें टोटल कुछ 17 के करीब कुछ जराइम हैं जिन पे इनको सजाएं हुई हैं या कैद हैं। कुछ जुर्म रह नहीं गया जिस पे उन पे चार्जेस ना हों, जिनको जैसे मैंने कहा ट्रायल भी हो रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तानियों के और सजाएं भी हुई हैं। इंडिया से अगर देखें, इंडिया में हमें ज़्यादा एक रहता है हमारा, इंडिया में टोटल इस वक्त कुछ 214 पाकिस्तानियों का ट्रायल हो रहा है, डिफरेंट चार्जेस, और उसमें से 58 को सजाएं हो भी चुकी हैं पहले। मतलब टोटल अगर आप देखें 58-14 मिला के 270 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियन जेल्स में हैं इस वक्त। और जिसका पहली दफ़ा मेरा ख्याल है ये इंकशाफ आ रहा है कि सजाएं भी हो चुकी हैं। नेचर ऑफ क्राइम नहीं बताया गया। आज वहाँ कमेटी का इजलास था हमारे, ये हो गए, अगर इमरान मगराना साहब हैं, ही रिलीजियसली कवर्स इट। तो एक तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है अपने ये बॉर्डर पे कि इतने सारे लोग हैं जिन इल्ज़ामात पे हैं। बाकी तो अपनी जगह पे इसमें आप इलीगल आपके इमिग्रेंट्स हैं, ओवरस्टे है, मर्डर भी हैं, कत्ल पे इल्ज़ामात भी पाकिस्तानी हैं इसमें। फिर इसके बाद नारकोटिक्स और ये ड्रग्स रिलेटेड भी हैं। फिर उसमें मतलब वर्क परमिट के ज़रिए भी काम कर रहे थे लोग। फिर इसमें सेक्सुअल असाल्ट और इसके हैरासमेंट के केसेस हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फिर एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग फॉर रैंसम के भी केसेस हैं। मतलब बैरून मुल्क अगवा बर तवान में भी पाकिस्तानी वहाँ गिरफ्तार या सजाएँ हुई हैं। फिर रॉबरी है, थेफ्ट है, एम्बेजलमेंट है, फ्रॉड है, फॉर्जरी है, पोजेसन ऑफ वो काउंटर इनकी मतलब अगर जैली करेंसी के भी केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर एस्पिनॉज चार्जेस भी हैं ये पाकिस्तानियों पे बैरून मुल्क। फिर स्मगलिंग है, मोस्टली ये है ड्रग्स वगैरह के, इलीगल पोजेसन ऑफ फायर आर्म्स, गैर कानूनी असला भी बहर रखते हैं, साइबर क्राइम्स हैं, और फिर इसके बाद ये लड़ाई झगड़े, फिजिकल असाल्ट वगैरह भी शामिल है। ये 17 जराइम आज बताए गए हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तानियों के हैं जहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जो क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, मतलब ये 29,000 इस वक्त पाकिस्तानी कैद में 22,000 से ज़ायद को सजाएं हो चुकी हैं पाकिस्तानियों को, और 6,500 से ज़ायद का ट्रायल इस वक्त जारी है। यूएई सऊदी अरेबिया में कुछ 18,500 पाकिस्तानी मोस्टली हम देखते हैं कि इलीगल स्टे या ओवर स्टे में ये होते हैं। बाकी भी जराइम और उसमें क्राइम्स में आते हैं। वर्क परमिट वगैरह के ऊपर, वर्क परमिट के हैं दीगर। बरतानिया में, यूके में 330 हैं, अमेरिका में 44 हैं, वाशिंगटन में मेरा ख्याल इसमें दीगर उन्होंने शामिल नहीं किए, कुछ और भी स्टेट्स में थे, मैं पढ़ रहा था उसमें थे। ये सिर्फ वाशिंगटन में 44 पाकिस्तानी जेल में है वहाँ पे। जर्मनी में 78 हैं। फिर इसके बाद और भी एक लंबी लिस्ट है। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे नाम मैंने पहली दफ़ा पढ़े हैं कि ढाका में भी 2 पाकिस्तानियों को सज़ा हुई है, ढाका वहाँ पे ये इसमें बांग्लादेश में। फिर दुबई में बहुत सारे हैं, अगर 33 हो तो दुबई में जिनको सज़ाएं हुई हैं। अच्छा, गैम्बिया तक भी हैं हमारे वहाँ कैदी 300 के करीब, नहीं खैर वो पाकिस्तानी रह रहे हैं। गैम्बिया में कोई नहीं है, सॉरी, कोई जेल में कोई नहीं है ना, उस पर इल्ज़ाम है। अच्छा, चाइना में भी उसमें है कोई 85 के ज़रिए एक उनके सूबे में है, तो उस हैनोई में है, मतलब नेम एनी थिंग। बलग्रेड में इसमें नज़र आ रहा है 31 है, एथेंस में है, फिर इसके बाद अर्जेंटीना में खैर नहीं है, वहाँ पे नहीं है, अल्जीरिया में है, यस अल्जीरिया में भी हैं। सो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त वो बैरून मुल्क जेलों में पड़े हुए हैं। और फॉरेन ऑफिस के बकौल भी हम बड़ी कोशिश करते हैं इन तमाम लोगों को सपोर्ट देने की, राब्ते करते हैं
और काउंसिल एक्सेस दी जाती है, जहाँ पे हम छुड़वा सकते हैं छुड़वा लेते हैं। कुछ सजाए मौत का कैदी हूँ तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं जी कि इनको आप वो कर दें। तो कुछ उन्होंने बताया कि टाइम पीरियड कितना है, और जिनके ऊपर जिनका जो ट्रायल नहीं हो रहा या जिनके ऊपर साबित नहीं हुआ, सजाएं नहीं हुई जिनको, उनको किस किस्म की कोई लीगल असिस्टेंस की जरूरत तो नहीं है, या उनसे कोई जाकर मिलता है? कितना कितना अरसा हो गया? एक तो आज फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपको पता है इसाक डार साहब, वो तो फॉरेन ऑफिस को तो सीरियस नहीं लेते, वो तो बनने, वो तो इस मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे या वो वजीर खजाना बनने थे, लीस्ट इंटरेस्टेड थे वो फॉरेन मिनिस्ट्री में, दिलचस्पी नहीं थी। सो उनकी दिलचस्पी का ये आलम है, वो कमेटी इजलास में भी नहीं है। आज एक कमेटी, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे कमेटी थी, ब्रीफिंग थी, ये इश्यूज़ थे, तो फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब आए नहीं है। उनके सेक्रेटरी साहब हैं साइरस, मेरे ख्याल काजी साइरस साहब, वो भी नहीं है। उन्होंने कोई एडिशनल या कोई इस तरह का सेक्रेटरी भेजा होता। इतनी हाई पावर्ड आपकी एक कमेटी है सेनेट की, वहाँ ना आपका फॉरेन मिनिस्टर किया है ना आपका फॉरेन सेक्रेटरी किया है। ये लेवल ऑफ सीरियसनेस है कि 30,000 आपके पाकिस्तानी जेलों में हैं, आप जाएँ उनको ब्रीफ करें, जिसमें शहरी रहमान साहबा ने रोला भी डाला, मालूमात नहीं है, जो सवालात आप पूछ रही हैं इनका कोई जवाबात नहीं। जर्नल से उन्होंने एक ब्रीफ बना के भेज दिया, और उससे तो ये लगता है कि जितनी सपोर्ट पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तानी कौंसलेट और एम्बेसीज दे रही है ना, तो इसके बाद तो किसी कैदी को रहना नहीं चाहिए था जेलों में। ये तो अपनी जगह, लेकिन इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। टू हैविंग सेड ऑल दिस, जो मतलब फॉरेन एम्बेसीज हैं दुनिया भर में सपोर्ट करती हैं। अगर इस तरह के सीरियस चार्जेस जो मैं गिनवाए हैं आपको, ठीक है, मतलब 17 के करीब मतलब डिफरेंट चार्जेस जो गिनवाए गए हैं जिनमें हैं, तो उसमें मुश्किलात तो होती होंगी। सो इनके अंडर ट्रायल हैं ये सारे जो केसेस उन्होंने बताए हैं। अच्छा। उसमें तकरीबन कुछ 6,500 के करीब, बाकी को तो उसमें सजाएं हो चुकी हैं। सब अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, a quick comment on the details you were sharing. भाई यहीं पे कोई पाकिस्तानी दुनिया भर में जिस वजह से हम कहते हैं फिर हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं यूरोप के, जितने ममालिक में मैं लिस्ट देख रहा था, यूरोप के तकरीबन हर मुल्क में उसमें पाकिस्तानी डिटेन है। मुझे इसमें नज़र नहीं आया, शायद मुझसे मिस हुआ, इमरान बता सकते। तुर्की का मुझे नज़र नहीं आया, हालांकि तुर्की में भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो हैं वो यूज़ करते हैं, सम टाइम उन पर इल्ज़ामात लगते थे। माजी में भी कुछ आए थे कि पाकिस्तानी जो थे अगवा भी हो गए थे, अगवा पर एतमान की आती थी, क्योंकि मोस्टली लोग जो यूज़ करते हैं यहाँ पे वो डंकी या उसको क्या कहते हैं, जो डोंकी कहते हैं, कौन सा वो जो है यहाँ से इधर बलूचिस्तान से ईरान से फिर आगे यूरोप के रास्ते जो जाते हैं, कोई ग्रीस तक जाता है तो कोई फिर तुर्की का रास्ता इस्तेमाल करता है, कोई वहाँ पे पहुँचने के लिए उनके जो शोर्स हैं इसके यूरोप के। सो तुर्की मुझे इसमें नज़र नहीं आया। बांग्लादेश में जैसे मैंने कहा वहाँ पर नज़र आया। सो पाकिस्तानी अब इट्स ह्यूज नंबर देखा जाए, 30,000 इज़ ह्यूज नंबर अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ जेलों में। ये क्लास आपके इनके लिए क्या लाया है हुकूमत के पास? ज़्यादा जैसे मैंने कहा ना, गल्फ कंट्री में ज़्यादा है, यूएई में है, कतर में है, सऊदीज में है। ओवर स्टे की वजह से हो सकते हैं, ड्रग्स के इल्जामात लगते हैं सम टाइम यूरोपियन ममालिक में। फॉलो अप करेंगे और होप ये करेंगे कि गवर्नमेंट इस बारे में कुछ करे, खास तौर पे उनके ऊपर जिनके ऊपर चार्जेस रियल नहीं है या उनको लीगल असिस्टेंस की जरूरत है। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।